नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देखने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आरबीआई ग्रेड बी के लिए। देखो, आरबीआई ग्रेड बी के लिए ना जो टॉप 4 रिपोर्ट है उसके अंदर ये रिपोर्ट आता है। टॉप 4 रिपोर्ट कौन-कौन सा है? एक तो आपका आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये टॉप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग चौथा वाला कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल। ये क्या है भाई? ठीक है? और इसको अब इतना फास्ट कैसे याद करेंगे? चिंता का कोई बात नहीं है। अगर आपने ये पीडीएफ ऑलरेडी पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, देख लो वापस से। अगर आपने पीडीएफ नहीं पढ़ रखा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नहीं किया है तो कोई बात नहीं। ये जो पूरा वीडियो होने वाला है, इस पूरा वीडियो को देख लो, उसके बाद फिर आप चंगे हो जाओगे। आपको सब याद रह जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं होगा। ठीक है? तो कोई चिंता नहीं है, बस दिमाग को रिलैक्स करो और मस्त मूवी की तरह देखो। ओके? अभी यहाँ पर मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है आपको 4 पेजों में दिया है। ये 1 पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज और ये 4 पेज। ठीक है? लेकिन हम लोग ये 4 पेज पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको याद करा दूँगा। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। हाथी के दाँत दिखाने के अलग और खाने के अलग। ठीक है? तो ये दिखाने के दाँत हैं। 1, 2, 3, 4 4 दाँत हैं हम लोग को दिखाने के। लेकिन खाते सिर्फ़ हम लोग 2 दाँत से हैं। 1 दाँत और 2 दाँत। ठीक है? देखिए, ये जो हम लोग बनाए हैं इसको बोलते हैं हम लोग कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब कि सारा क्रक्स यहाँ पर डाल दिया मैंने। जो भी इम्पोर्टेंट है इस रिपोर्ट के अंदर वो सारा मैंने 2 पेज के अंदर डाल दिया है। ये 2 पेज भी नहीं है, इसको बोलेंगे 1.5 पेज, है ना? 1 एंड हाफ पेज। तो इसको कर लेने से हम लोग का लाइफ आसान हो जाएगा। ठीक है? टेंशन नहीं आएगा। तो बस ये है। बस यही है और कुछ है ही नहीं। बस 2 करना है और फिर मैं आपको थैंक यू बोल दूँगा और मस्त लाइक सब्सक्राइब करके वो चले जाना आप लोग, है ना? तो अभी ये 2 चीज़ करते हैं। ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं। वेट किसका करना है ना? स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले चालू करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का नाम से। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड का इकोनॉमी के बारे में हम लोग आउटलुक क्या रखते हैं, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आगे में किस तरह से परफॉर्म करेगा, इसका हम लोग जो फोरकास्ट कर रहे हैं इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि इस रिपोर्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो आगे जाके किस तरह से परफॉर्म करने वाला है, यही पढ़ेंगे, सिंपल। तो वर्ल्ड का इकोनॉमी के बारे में बता रहा है तो कौन बताएगा? भारत सरकार बताएगा क्या? नहीं। या कौन बताएगा? कौन बताएगा? आरबीआई बताएगा क्या? नहीं। तो आईएमएफ बताता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। ये फोरकास्ट देता है ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है? अब ग्लोबल इकोनॉमी में तो बहुत सारे देश है, तो ये हर देश का देता है क्या? नहीं। ये देशों को 2 भागों में बाँटता है और 2 भागों में बाँट करके फिर उसका फोरकास्ट देता है। एक है एडवांस्ड इकोनॉमीज़, ठीक है? देश को ये मतलब जितने भी देश है इसको ये 2 भागों में बाँटता है, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ और दूसरा इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़। ठीक है? अब एडवांस इकोनॉमीज़ के अंदर आ गया कौन? जापान आ गया, यूएसए आ गया, ये सब आ गया आपका एडवांस इकोनॉमीज़ के अंदर। और इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के अंदर कौन आ गया? हम लोग आ गए, है ना? इंडिया आ गया, चाइना आ गया, ये लोग आ गए डेवलपिंग इकोनॉमीज़। इसको ही हम लोग ईएमडीई बोलते हैं, ठीक है? ईएमडीई बोलते हैं। तो कहीं आप ईएमडीई देखें या कहीं पर आप एई देखें तो आप समझ जाना कि यहाँ एडवांस इकोनॉमीज़ का बात हो रहा है और इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात कर रहा है। ठीक है? ठीक है? ये तो समझ में आ गया आपको, सिंपल है। अभी देखो कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आईएमएफ जो है वो साल में 2 बार लाता है, ठीक है? 2 बार लाता है मतलब एक बार अप्रैल में लाता है, एक बार सितंबर या अक्टूबर महीने में लाता है। अब सितंबर अक्टूबर तो बहुत दिन पुराना हो जाएगा, अप्रैल महीने में जो आया है वही लेटेस्ट है एग्जामिनेशन के लिए। तो इसलिए हम लोग जो अप्रैल महीने वाला है वो अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है? ये ग्लोबल इकोनॉमी का फोरकास्ट है। ये साल में 2 बार आता है, एक बार अप्रैल में आता है, एक बार सितंबर या फिर अक्टूबर में आता है। ठीक है? और ये ग्लोबल इकोनॉमी का क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शन करता है। ठीक है? ये एस्ट्रोलॉजर बाबा है। ये एस्ट्रोलॉजर बाबा है। ठीक है? ओके। ठीक है? एक गाना हमको याद आ गया है। वो जो मिलेनियर गाना है ना हनी सिंह का, यहाँ पर आई एम मिलेनियर ऐसे करके याद कर सकते हो आप, आईएमएफ। ठीक है? तो आईएमएफ जो है वो फोरकास्ट लाता है ग्लोबल इकोनॉमी का। ये साल में 2 बार लाता है और ये जितना भी कंट्रीज है उसको 2 भागों में बांटता है, एक एडवांस्ड इकोनॉमीज और दूसरा इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। ओके, चलो, ये तो हम लोगों का क्लियर हो गया कि भाई ये है क्या। अभी समझो 2026 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया है, उसका टाइटल क्या रखा गया है? उसका टाइटल रखा गया है ग्लोबल इकोनॉमी इन द शैडो ऑफ वॉर। ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म करने वाला है इन द शैडो ऑफ वॉर। अभी तो वॉर चल रहा है ना, मतलब वॉर चल रहा था। तो ये जो वॉर चल रहा था उसमें तो ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ा सा लंगड़ा रहा होगा, ऐसा ऐसा करके, समझे? तो अभी वो कैसा स्थिति में है?
वो है, हमको वो वाला याद आ गया, वो सीन। एक वो फ़िल्म नहीं था जिसमें सुनील शेट्टी जो है वो लंगड़ाने का एक्टिंग करता था, ठीक है? अ, पता नहीं कोई मूवी था, हाँ, ठीक है। तो समझ गए आप? तो 2026 का टाइटल क्या रखा गया है? ग्लोबल इकोनॉमी इन द शैडो ऑफ वॉर। ओके? तो इस बार जो है इन्होंने फ़ॉरकास्ट दिया है, लेकिन बोल दिया है कि हम लोग ये रेफरेंस फ़ॉरकास्ट दे रहे हैं। मतलब रेफरेंस फ़ॉरकास्ट का मतलब कि हम लोग ये अज़्यूम करके चल रहे हैं कि जो वॉर है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि वॉर जो है वो 5 साल, 6 साल चल रहा है, वो चीज़ हम लोग नहीं सोच रहे हैं। हम लोग अज़्यूम कर रहे हैं कि वॉर जो है ना, अभी इसी साल खत्म हो जाएगा। ये अज़्यूम करके हम लोग फ़ॉरकास्ट दे रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी का। ऐसा बोल रहा है आईएमएफ। तो हम लोग बोल रहे हैं ठीक है भाई, आईएमएफ हम मान लेते हैं, ठीक है? चिंता मत करो, ठीक है? अब फ़ॉरकास्ट दिया है, तो फ़ॉरकास्ट में जो जो एक्चुअल में बताया है, फ़ॉरकास्ट में तो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बता रहा होगा, तो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में जो बताया है, वो हम लोग एक तरफ रखे हैं, और इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत बात किया था, तो उसको हम लोग एक तरफ रखे हैं, ठीक है? भारत हमको जान से प्यारा है, इसीलिए भारत को थोड़ा-सा लेट से पढ़ेंगे, ठीक है? और ग्लोबल इकोनॉमी पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा रिपोर्ट ही जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए है। इसीलिए ग्लोबल इकोनॉमी का देखो, अब भर-भर के डेटा दे दिया है ना? ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ दे दिया है, ग्लोबल का इन्फ्लेशन दे दिया है, ग्लोबल ट्रेड के बारे में बता दिया है, खूब सारा बात बता दिया है, ठीक है? ओके, ये हम लोग देख लेंगे, अभी ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में और इंडियन इकोनॉमी के बारे में। उसके बाद इसके बाद है ना, मतलब कुछ रिस्क भी बताया है कि क्या-क्या रिस्क है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, क्या-क्या पॉजिटिव रिस्क है, क्या-क्या नेगेटिव रिस्क है, ये सब भी है, वो भी हम लोग देख लेंगे। और ये लोग फिर रिकमेंडेशन क्या दिया है, उसको भी रीड कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारा काम है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को देखना, ठीक है? ग्लोबल इकोनॉमी को हम लोग अब देखते हैं। आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा है, चलो दिख रहा है, सब दिख रहा है आपको। हाइलाइटर का कलर ले लेते हैं पीला। तो सबसे पहले देखो कि ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट क्या बोला गया है कि ग्लोबल ग्रोथ कितना होगा? तो बोल रहा है कि 2026 में होगा 3.1%, 2027 में होगा 3.2%। जब वॉर नहीं हुआ था, तभी इन लोगों ने बोला था कि 2026 में 3.4% होगा और 2027 में 3.2% होगा, ठीक है? तो वॉर के पहले ये बोल रहा था, और जैसे ही वॉर हो गया, उसके बाद फिर फोरकास्ट ये आ गया, ठीक है? तो हम लोग को तो यही वाला याद रखना है ना? कि वॉर जब हो गया, तो ग्लोबल फोरकास्ट कितना रहा? तो 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ 3.1% रहेगा और 2027 के लिए ग्लोबल ग्रोथ 3.2% रहेगा, ठीक है? देखो यहाँ पर एक और चीज़ अगर नोटिस करोगे, तो नोटिस करो कि 2026 में, मतलब वॉर से पहले ये लोग जब फोरकास्ट बना रहा था, 2026 में बोल रहा था 3.4%, तो अभी 3.1% बोल रहा है, ठीक है? वॉर से पहले 2027 में बोल रहा था कि 3.2% ही रहेगा ग्रोथ, लेकिन जब वॉर आया भी, उसके बाद भी इन लोग का 2027 का फोरकास्ट नहीं बदला। 2027 में तो 3.2% फिर से बोल रहा है। मतलब मतलब क्या? शुरुआत में ही देखा कि ये रेफरेंस फोरकास्ट है। रेफरेंस फोरकास्ट का मतलब कि आईएमएफ बोल रहा है कि हाँ, हम अज़्यूम कर रहे हैं कि जल्दी खत्म हो जाएगा ये। तो अगर जल्दी खत्म हो जाएगा, तो 2027 वाला जितना ग्रोथ था उतना ही रहेगा ना, समझे? इसलिए 2027 का ग्रोथ 3.2% ही है और 2026 का ग्रोथ इन लोगों ने कम कर दिया है। 3.4% से 3.1% कर दिया है, ठीक है? वॉर की वजह से। ओके, तो आप ये तो समझ लिए कि वॉर से पहले इन लोगों का क्या फोरकास्ट था और वॉर के बाद इन लोगों ने क्या फोरकास्ट दिया, ठीक है? वॉर का समय चल रहा है, तो ग्रोथ तो 3 का ही रहेगा ना, 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, ठीक है? ऐसे आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद बोल रहा है कि अभी जो वॉर हुआ है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, वॉर की वजह से एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहा है। तो अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ता ही रहेगा, एनर्जी प्राइसेस का मतलब कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस, है ना? ये बढ़ते ही रह रहा है। अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ते रहेगा, तो 2026 में ग्रोथ जो है वो 2.5% का ही रह जाएगा और इन्फ्लेशन जो है वो 5.4% रह जाएगा। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है? इन्फ्लेशन जो है वो 5.4% रह जाएगा और ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 2.5% रह जाएगा, अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ता है तो। और अगर मान लो कि ये वॉर की वजह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुँचता है, तब तो केस और खराब हो जाएगा। उस केस में ग्रोथ जो है वो 2% रह जाएगा और इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हो जाएगा। अरे बाबा! मैया रे मैया! ये हो जाएगा। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का जब डैमेज हो गया तो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज ई का होवे। ई क्या है? देखो, अ, जो भी गल्फ कंट्रीज़ है, वो लोग जो कच्चा तेल होता है, उसको कहीं पे स्टोर करता है, ठीक है? मान लो बम वहीं गिर गया, जहाँ पर स्टोर किया था वहीं बम गिर गया, तो दिक्कत हो जाएगा। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ा गया। मान लो कि एनर्जी को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते थे एक पोर्ट से और वो पोर्ट को ही हम लोग उड़ा दिए हैं। तो अगर वो पोर्ट डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डैमेज हो गया। तो अगर वो उस तरह का सीवियर डैमेज हो जाता है,
तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो उस केस में ग्रोथ जो है वो सिर्फ 2% रह जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही भाई, तुम पोर्ट ही तोड़ दिए हो तो पोर्ट को ठीक कराएंगे। जब तक पोर्ट ठीक नहीं होगा तब तक अल्टरनेट रास्ता चुना जाएगा। अल्टरनेट रास्ता से तुम्हारा तेल आएगा तो रास्ता दूर पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा लगेगा, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और ग्रोथ भी कम ही हो जा रहा है। ठीक है, आप भी देखे होंगे जब सामने में आपका जो एक रोड से आप जाते थे वो रोड टूट गया तो आपको दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ रहा है। दूसरा रास्ता में आपका तेल भी ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ जा रहा है ना। तो वही है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डैमेज होता है तो ग्रोथ 2% का होगा, इन्फ्लेशन 6% प्लस हो जाएगा। और अगर एनर्जी प्राइसेस से बढ़ रहा है, सिर्फ एनर्जी प्राइस बढ़ रहा है, तो उस केस में ग्रोथ 2.5% रहेगा और इन्फ्लेशन 5.4% रहेगा। ठीक, ओके। अभी इसके बाद इन लोगों ने बोला है कि जो मीडियम टर्म आउटलुक है, यानी 2028 से लेकर के 2031 तक हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना ग्रोथ रहेगा। तो 3.1% ग्रोथ रहेगा एनुअली, ऐसा कहना है। ठीक है, कोविड से पहले प्री पेंडेमिक अगर बात करें तो उस समय जो ग्लोबल ग्रोथ था वो 3.7% था। और अभी जो है बोला जा रहा है कि मीडियम टर्म में यानी कि 2028 से लेकर 31 तक ग्लोबल ग्रोथ 3.1% रहेगा, जो कि कम है, अच्छी बात नहीं है। ठीक, ये हो गया। ग्लोबल इन्फ्लेशन का बात बोलते हैं, मतलब ग्लोबल इन्फ्लेशन में बोल रहा है कि 2025 में 4% वन रहेगा, 4.1% रहेगा, 2026 में 4.4% रहेगा और 2027 में 3.7% रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कि इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा घटा है, मतलब 27 में घटेगा, 25 में 4.1% है, 26 में और बढ़ जाएगा। ठीक है, 4.4% हो जाएगा और फिर कम होगा। तो जैसे अभी वॉर हो रहा है, इसका इम्पैक्ट 2026 में ही दिखेगा ना भाई, तो इसीलिए इन्फ्लेशन 2026 में बढ़ गया है, 4.4% हो गया है। लेकिन 2027 में जैसे ही सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो प्राइसेस भी नॉर्मल हो जाएगा, तो 3.7% रह जाएगा। ओके, याद करो ये रेफरेंस फोरकास्ट है। रेफरेंस फोरकास्ट का मतलब आपसे पूछ सकता है कि रेफरेंस फोरकास्ट मतलब, तो रेफरेंस फोरकास्ट का मतलब कि आईएमएफ पहले से ही एज्यूम कर लिया है कि ये जो वॉर चल रहा है ये वॉर खत्म हो जाएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। ये चीज रेफरेंस मतलब ये चीज वो सोचा है, ये चीज को रेफरेंस लिया है, इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग रेफरेंस फोरकास्ट, है ना। ये हो गया आपका इन्फ्लेशन। और ट्रेड का बात करते हैं, तो ट्रेड बोल रहा है कि ट्रेड जो है वो 2025 में 5.1% से ग्रो किया था ट्रेड, लेकिन ये जो ट्रेड है 2026 में कम हो जाएगा और 27 में थोड़ा सा बढ़ेगा, 3.8% रहेगा। ये कैसे हो रहा है, 2025 में 5.1% क्यों हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज को ऐसा लग रहा था कि देखो भाई वॉर हो सकता है, टैरिफ बढ़ सकता है, तो बहुत सारे कंट्री ने पहले ही ट्रेड कर लिया, पहले ही सामान खरीद लिया, तो फ्रंट लोडिंग कर लिया इंपोर्ट का। इसके वजह से 2025 में आपको दिख रहा है कि ग्लोबल ट्रेड का ग्रोथ ज्यादा है। लेकिन 2026 में फिर ये पूरा कम हो जाएगा। 2026 में पूरा कम कैसे हो जाएगा, मान लो सारा सामान पहले ही खरीद लिया है, एडवांस में खरीद लिए हैं, तो अगला महीना थोड़ी खरीदेंगे, 2 महीने का पहले ही खरीद के रख लिए हैं। उसी तरीके से मान लो कि बहुत सारा सामान पहले ही खरीद लिए हैं, तो अब अगले साल तो कम ही खरीदेंगे ना। अगर मान लो 5.1% अगर हम लोग पहले ग्रोथ कर लिए हैं, तो अब अगला ग्रोथ कम रहेगा, तो अगला ग्रोथ 2026 के लिए 2.8% रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट आधा है ना। इसके बाद फिर 2027 में 3.8% रहेगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा। ओके, ये हो गया आपका ग्लोबल इकोनॉमी, डन डनाडन, ग्लोबल हो गया। अब देखते हैं इंडियन इकोनॉमी। अब देखो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये तो ग्लोबली बात करता है। अब हम लोग बोल रहे हैं थोड़ा सा इंडिया के लिए भी बात कर दो भाई, है ना, हम लोग इंडियन है, तो इंडिया के लिए भी थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो शुक्रिया आईएमएफ जी, शुक्रिया। ठीक है, इसमें बोला है कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज बना रहेगा। ठीक है, इसका ग्लोबल आउटलुक पूछा है कि इंडिया का ग्लोबल आउटलुक क्या है, मतलब पूछा नहीं, बताया है कि 2025 में ग्रोथ है 7.6% का, 2026 में ग्रोथ है 6.5% का, 2027 में भी ग्रोथ 6.5% का है। ठीक है, तो 7.6% से ग्रो किया है 2025 में। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, EMDE। ठीक है, हाँ, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि 2025 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन। यानी आईएमएफ ने पहले एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया का इकोनॉमी कम ग्रो करेगा, लेकिन इंडिया का इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो किया है 2025 में जो Q1, Q2 और Q3, ये तीनों में ना जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा ग्रोथ किया है। आईएमएफ जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी ज्यादा इंडिया ग्रो किया है। तो इसीलिए Q4 के लिए ना आईएमएफ बोल रहा है कि नहीं भाई वो अपने ग्रो कर जाता है, तो इसीलिए आईएमएफ बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई 2025 में वो अच्छा ग्रो कर रहा है और यही ग्रोथ जो है वो 2026 में भी
उसका कैरी फॉरवर्ड होगा, 2026 में भी इसका उसको रिजल्ट दिखेगा, 2026 का भी ग्रोथ इसका बढ़ेगा। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, यूएस टैरिफ जो है वो भी कम कर दिया गया है, 50% से कम करके 10% कर दिया है अभी, यूएस टैरिफ ठीक हो गया है। तो इसकी वजह से अभी हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा और ग्लोबल ग्रोथ भी होगा। हम लोग एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या पढ़े थे कि इंडिया में ग्रोथ क्यों हो रहा है? इंडिया में ग्रोथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। आरबीआई भी मॉनेटरी सपोर्ट दे रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे देश में ग्रोथ बढ़ रहा है और हम लोग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा करते हैं, डोमेस्टिक खर्चा भी बहुत सारा करते हैं। अभी दुर्गा पूजा आने लगेगा तो पूरा खर्चा होगा, शादी जब होता है, शादी विवाह में भी पूरा खर्चा होता है, और आपको मालूम है कि जब खर्चा होगा तो हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा, इसीलिए हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। इसका कारण आम जनता। चलो, अभी नहीं बोलूंगा इसका कारण नरेंद्र मोदी, इसका कारण आम जनता, बस चेंज करना पड़ेगा ना। चलो, ये हो गया, समझ में आ गया। अभी कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है, वाह सुंदर। अभी देखते हैं कि रिस्क क्या क्या बताया है और रिकमेंडेशन क्या क्या दिया है, दैट्स इट। रिस्क देखते हैं क्या क्या रिस्क दिया है। तो बोल रहा है कि देखो, कुछ डाउनसाइड रिस्क है, कुछ अपसाइड रिस्क है। अभी जो इतना वॉर वगैरह हुआ है उसमें से हमारा जो दुनिया है ये कुछ खराब खराब काम कर सकता है, डाउनसाइड रिस्क आ सकता है, ठीक है। और ये जो वॉर हुआ है, पूरा दुनिया पैनिक में है, परेशान है, तो इससे अच्छा भी तो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो, इससे अच्छा भी तो हो सकता है। तो अपसाइड रिस्क क्या क्या है वो भी है, ठीक है। तो डाउन साइड रिस्क क्या क्या है? सबसे पहला, जियो पॉलिटिकल टेंशन। एक कंट्री दूसरा कंट्री से झगड़ा कर रहा है, दूसरा कंट्री तीसरा कंट्री से झगड़ा कर रहा है, तो जब झगड़ा करेगा टैरिफ बढ़ाएगा, टैरिफ बढ़ाएगा, फिर सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगा, तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी कम जाएगा, ठीक है, सप्लाई चेन टूट जाएगा, दोस्ती भी नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा, ये होगा, ठीक है। जियो पॉलिटिकल टेंशन होगा। दूसरा, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म। हर कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा? आत्मनिर्भर बनेगा। सब कंट्री अगर आत्मनिर्भर बनने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मैं बताता हूँ आपको कि राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक आईफोन बनता है, तो आईफोन में आपका जो चिप आता है, मेमोरी चिप, वो आता है आपका ताइवान से, ठीक है, ये आता है ताइवान से। इसके बाद मान लो इसका स्क्रीन है, स्क्रीन ये आता है आपका साउथ कोरिया से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, साउथ कोरिया में हो रहा है। उसके बाद इसका असेंबली जो है, असेंबली असेंबली जो है वो इंडिया में हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ये तीन काम हो रहा है, तीन जगह में, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है कि अब हम मेरे पास अगर स्क्रीन लोगे तो तुमको बहुत दाम लगेगा क्योंकि हम लोग टैरिफ बढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा बोल दिया साउथ कोरिया, तब तो फिर आईफोन को गड़बड़ हो जाएगा। तो आईफोन क्या करेगा? तो वो अपना फैक्ट्री जो सेटअप किया होगा यहाँ पर साउथ कोरिया में, उसको चेंज करेगा और दूसरा कंट्री में लेकर के जाएगा, ठीक है। और फिर इससे बहुत डिले होगा, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इससे हम लोग का ग्रोथ रुक जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बहुत सारा काम हो सकता है। इसीलिए प्रोटेक्शनिज्म जो है अभी बढ़ रहा है और ये बहुत नेगेटिव चीज है, ठीक है। अभी आप देखेंगे ही कि यूएसए क्या बोल रहा है, यूएसए बोल रहा है कि इंडिया वाला जो है वो मेरा फायदा उठा लिया है, ठीक है, तो अब जो है हम लोग भी टैरिफ लगाएंगे। क्या है ये? प्रोटेक्शनिज्म है, वो अपना इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में गड़बड़ कर दे रहा है, तो ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है? तीसरा, हाई पब्लिक डेट। बहुत सारा ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रहा है ना, तो दुनिया में बहुत सारा ऐसा कंट्रीज है जो कि डेट ले रहा है, बहुत कंट्रीज का जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो डेट ले रहा है। जब डेट ज्यादा हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। अगर कोई कंट्री ज्यादा डेट ले रहा है, ज्यादा उसका गवर्नमेंट डेट ले रहा है, तो पब्लिक डेट बढ़ रहा है, तो अगर पब्लिक डेट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, मतलब सरकार जो है वो पैसा मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, तो जो भी पैसा उसको दे रहा होगा उसका तो पैसा कम हो रहा होगा, ठीक है। मान लो कि बैंक के पास 100 रुपया है, तो इधर सरकार मांग रहा है आपसे कि और 50 रुपये दो, और 50 रुपये दो, तो आप 50 रुपये दे रहे हैं, फिर 10 रुपये और 60 रुपये दे रहे हैं, तो आपके पास तो फंड कम हो जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे। तो इससे क्या होगा? बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो फिर जो प्राइवेट आदमी है वो तो लोन नहीं ले पाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा? हमारा इकोनॉमी ठप पड़ जाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो अगर पब्लिक डेट बढ़ेगा तो सरकार को तो नुकसान है ही, हम लोग को भी इनडायरेक्टली नुकसान है क्योंकि उससे हम लोग का इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक डेट भी ना बहुत जगह पे
बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये भी एक अच्छा बात नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। अब लास्ट में है ओवर एस्टिमेशन ऑफ एआई गेन्स। अभी आप सुन भी रहे होंगे एआई बबल आ गया। ये क्या है एआई गेन्स? देखो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि एआई जो है वो बहुत अच्छा काम कर देगा, एआई जो है वो रिवॉल्यूशन लेकर के आने वाला है और एआई से बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो छोटा-छोटा कंपनी खुल रहा है एआई को लेकर के, तो उस कंपनी का भी प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि वो एआई से काम करेगा, वो एआई से काम करेगा, वो एआई से काम करेगा। तो क्या होगा ना कि उन लोगों का जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि एआई ठीक से परफॉर्म नहीं किया, तो जो भी एआई टूल्स बनाने वाला कंपनी हो तो चौपट हो जाएगा। तो उस पे जो भी पैसा लगाया वो पैसा भी डूब जाएगा, है ना? शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा, हो सकता है सुसाइड भी हो जाए बहुत सारा। ऐसा ही बबल हुआ था 2008 में, ठीक है? डॉट कॉम बबल, अगर आपको याद होगा तो। तो 2008 क्राइसिस अगर आपको याद है, तो पूरी अच्छे से लिखो और कमेंट में लिखो। जिसको भी आता है अच्छे से वो लिखो और नहीं आता है, तो अगर टाइम है, तो आप सर्च करो, उसको समझो और लिखो, ठीक है? क्योंकि जिस तरह से डॉट कॉम बबल आया था, वैसे ही एआई बबल भी है। अभी है या नहीं है वो पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि ये शायद बबल हो सकता है। तो अगर एआई गेन का हम लोगों ने ओवर एस्टिमेशन कर लिया है, तो बाद में हम लोगों को बस रोना पड़ जाएगा। ये है गड़बड़, ये गड़बड़ है रे बाबा, ठीक है? चलो, ये सब हो गया डाउन साइड रिस्क। अब कुछ अपसाइड रिस्क भी है। क्या-क्या अपसाइड रिस्क है? उसको क्या बोलते हैं? आपदा में अवसर। आपदा में भी कुछ अवसर होगा। क्या-क्या? पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। बहुत सारा कंट्रीज़ के अंदर है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा अभी, है ना? इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा, ग्रोथ रुक गया होगा, तो वहाँ के लोग कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आएँगे। जैसे कि वहाँ के लोगों को स्किल डेवलपमेंट करवाएँगे, इनोवेशन आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा कंट्री जो है इस बीच में बहुत सारा इनोवेशन लेकर के आए, बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट कराए, है ना? वुमेन्स को भी लेबर फोर्स के अंदर लेकर के आए और इकोनॉमी को ग्रो करवाने की कोशिश करे, ठीक है? और जैसे ओवर द पीरियड वॉर खत्म होगा और सारा ट्रेड रिस्ट्रिक्शन खत्म होगा, तो वो कंट्री भी ग्रो कर सकता है, सारा दुनिया देश ग्रो करेगा। तो ये जो आपदा है इसमें अवसर भी तलाश किया जा सकता है, अगर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करता है। और देखा जाता है कि जभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारा कंट्री स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करता है, करना चाहिए, है ना? चलो, तो ये भी होता है। इसके बाद दूसरा लोअर टैरिफ एंड बेटर ट्रेड नेगोशिएशन, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है? टैरिफ भी कम लगने लगे और फिर बेटर ट्रेड होने लगे, ठीक है? इसके बाद फिर एआई प्रोडक्टिविटी गेन्स। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एआई को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग एआई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर एआई को हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो एआई और भी ग्रो कर सकता है। अगर एआई और भी ग्रो करेगा तो और लोगों को भी क्या बोलते हैं हेल्प होगा, इकोनॉमी और ग्रो करेगा, है ना? तो ये सब अपसाइड रिस्क है। लेकिन एज़ कंपेयर्ड टू अपसाइड रिस्क, डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा है। अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया जो है एआई को लेकर के काफ़ी आगे है और काफ़ी काम कर रहा है। इंडिया जो है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए बहुत सारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आ रहा है और लोअर टैरिफ और बेटर ट्रेड नेगोशिएशंस भी इंडिया कर रहा है। अभी ओमान के साथ किया था, जापान के साथ किया था, नीदरलैंड के साथ किया था और यूएई के साथ किया था। अगर आपको याद है तो ये सब बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे। ये जो रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो रिस्क वाला पार्ट है और ये जो आपका रिकमेंडेशन वाला पार्ट है, ठीक है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है? समझ में आ गया आपको? समझो चीज़ों को और फिर रीडिंग तो करेंगे ही, समझ गए आप? तो रिस्क ये सब बताया गया है। इसके बाद कुछ रिकमेंडेशन भी बताया गया है, ठीक है? रिकमेंडेशन क्या-क्या है उसको भी समझते हैं। सबसे पहला रिकमेंडेशन है बैलेंस करंट पॉलिसी चैलेंज। बोल रहा है कि जो भी देश है तुम लोग क्या करो, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करो और ग्रोथ को भी बूस्ट करो, ठीक है? मोस्टली क्या होता है, हम लोग जब ग्रोथ को पुश करते हैं, मतलब चाहते हैं कि ग्रोथ हो तो हम लोग भर-भर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। भर-भर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट में मनी लेकर के आते हैं। मार्केट में मनी आएगा, तभी तो लोगों के पास पैसा आएगा तो ग्रोथ करेगा। तो ग्रो करने के लिए हम लोग पैसा डालते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अगर ज़्यादा पैसा डाल देंगे, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को अभी जो करंट पॉलिसी होने वाला है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। यानी ग्रोथ भी करना है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, दोनों काम करना है हम लोगों को, ठीक है? तो ये पहला रिकमेंडेशन है। दूसरा बोला गया है, स्ट्रेंथन डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी। डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रांग बनाओ, क्रेडिबल मॉनेटरी पॉलिसी रखो, डेटा को लेकर के डेटा के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी रखो, ठीक है? कि कितना आपको मनी सप्लाई रखना है, कितना रेपो रेट रखना है, ठीक है? तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको बड़ा सोच समझ के रखो, बेस्ड ऑन डेटा रखो। दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही रहने दो। अगर मान लो कि
अभी क्या हो रहा है, जो आरबीआई है वो क्या कर रहा है, डॉलर का दाम बढ़ रहा है ना, डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है। डॉलर का डिमांड जब बढ़ रहा है, इसका डिमांड बढ़ेगा तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा, है ना, इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। और रुपी का डिमांड धीरे धीरे करके कम हो रहा है तो उसका प्राइस कम हो रहा है। तो अगर मान लो कि आरबीआई सोचेगा कि एक काम करते हैं, हम लोग के पास जितना डॉलर है ना वो डॉलर बेच देते हैं, तो जो गवर्नमेंट के पास, सॉरी, जो आरबीआई के पास डॉलर हो, तो वो आरबीआई अपना डॉलर बेच देगा। अगर डॉलर सेल करेगा तो डॉलर का सप्लाई भी बढ़ जाएगा, है ना। अगर डॉलर का सप्लाई भी बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली डॉलर का प्राइस कम होगा, और डॉलर का प्राइस कम होगा तो रुपी भी थोड़ा सा बढ़ेगा। यही ना होगा, ये सिंपली यही होता है। तो अगर ऐसा करने के लिए हम लोग गए, तो हम लोग डॉलर बेचते जाएंगे, डॉलर बेचते जाएंगे, डॉलर बेचते जाएंगे, डॉलर बेचते जाएंगे, ठीक है। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर डॉलर नहीं बेच पाएंगे क्योंकि डॉलर खत्म हो गया। अगर डॉलर खत्म हो गया तो भाई फिर तो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो तो खत्म हो जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाएगा तो आप जब मुश्किल समय में बाहर से क्या सामान खरीदोगे, हाँ बताओ। तो इसीलिए बोल रहा है कि एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखो, फिक्स एक्सचेंज रेट मत रखो, ठीक है। अगर फिक्स एक्सचेंज रेट रखने जाओगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। इसीलिए बोल रहा है कि आप फ्लेक्सिबल रखो, मतलब कि डॉलर बेचो, कोई दिक्कत नहीं, डॉलर बेचो लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा भी नहीं कि आप डॉलर लगातार बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, तो रुपये को कंट्रोल करने के लिए आप पूरा डॉलर डॉलर बेच रहे हैं। वैसा नहीं करो, एक लिमिट तक डॉलर बेचो। लिमिट तक मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके डॉलर बेचो, और रुपये अगर गिर रहा है तो भी अभी गिरने दो, ये बाद में ठीक हो जाएगा, ऐसा कह रहा है आईएमएफ। रीडिंग करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। क्रेडिबल मॉनेटरी पॉलिसी रखो, एक पहला बात ये हो गया, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखो, ठीक है। इसके बाद प्रमोट करो मीडियम टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म के लिए तुम लोग कुछ काम करो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आओ, बिजनेस के लिए रिफॉर्म्स लेकर के आओ, स्किल डेवलपमेंट कराओ, ठीक है, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स लेकर के आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करो, रोड्स, रेलवेज और पोर्ट्स, ये सब बनाओ। डिजिटल इन्वेस्टमेंट करो, जैसे एआई पे काम करो, ये सब करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तुम क्या बोल रहा है, पहले से करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर में देखो, एड्रेस डेमोग्राफिक एंड क्लाइमेट चेंज। देखो क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम बना हुआ है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज अगर इतना प्रॉब्लम है तो क्लाइमेट एडेप्टेशन कर लो और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कर लो। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो, विंड का इस्तेमाल करो, यानी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करो, ताकि हम लोग का जो क्लाइमेट है वो ठीक से रहे, क्लाइमेट को प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, क्लाइमेट में अभी आप देख पा रहे हो कि डिजास्टर हो रहा है। अभी कहाँ पर, फिलीपींस में आप देखे हैं ना, अर्थक्वेक आया। तो बोल रहा है कि जब क्लाइमेट उस तरह से चेंज हो सकता है, तो तुम जब कोई बिल्डिंग्स बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, तो वैसे ही बनाओ, ये सोच करके कि बाद में डिजास्टर आ सकता है। अगर डिजास्टर आ सकता है तो आप वही सोच करके उस हिसाब से ही अपना प्लानिंग कर लो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। इसको हम लोग बोले क्लाइमेट अडेप्टेशन करो, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चैलेंज के लिए ये सब काम आपको करना पड़ेगा। डेमोग्राफिक के लिए रिकमेंडेशन किया है कि जो ओल्ड एज है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में ना वहाँ का पॉपुलेशन ओल्ड होता जा रहा है, तो उन लोगों के लिए पेंशन रिफॉर्म्स लेकर के आओ, और वुमेन को आप लेबर फोर्स के अंदर लेकर के आओ, प्रमोट करो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये भी हम लोग समझ गए। इसके बाद क्या है, इसके बाद है रिस्टोर इंटरनेशनल कॉपरेशन। आखिरकार दोस्ती करो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। वो वाला रील्स देखे हैं, कब तक लड़ोगे, कब तक एक दूसरे का खून बहाओगे। तो वही है, कब तक लड़ोगे भाई, कभी रुक जाओ, ठीक है। और ट्रेड बैरियर्स जो है वो आपस का खत्म करो, ट्रेड बैरियर्स खत्म करो और ग्रो करो, ग्लोबल पॉलिसी कोऑर्डिनेट करो, और अगर हो सकता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके जो भी ट्रेड रूल्स है उसको और मॉडर्नाइज करो, है ना। हम भी ग्रो करेंगे, तुम भी ग्रो करेंगे, है ना। विन विन सिचुएशन लेकर के आओ। तो ये रिकमेंड कर रहा है, ये सब रिकमेंडेशन है, पांचवा रिकमेंडेशन है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट आर द रिस्क एंड व्हाट आर द रिकमेंडेशन एज टोल्ड बाय आईएमएफ, ओके, ठीक है। इसके बाद थैंक यू पे जाइए, आपका डन हो गया है, ठीक है। आपको जाना है, चले जाओ, आधे घंटे में आपका डन हो गया है, ठीक है। चलो अभी हम लोग ना फटाफट रीड कर लेते हैं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है रीड कराना, तो रीड कराऊंगा, ठीक है। आप भी पढ़ लो, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल महीने का, इसको हम लोग, इसका टाइटल क्या रखा गया है, ग्लोबल इकोनॉमी इन द शैडो ऑफ वॉर। ग्लोबल इकोनॉमी इन द शैडो ऑफ वॉर, इसको कौन रिलीज करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको रिलीज करता है। ये जो रिपोर्ट है ये एनालाइज करता है और प्रोजेक्ट करता है ग्लोबल इकोनॉमी को इन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, सपोर्टिंग द आईएमएफ मॉनिटरिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। आईएमएफ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज देखता है, उस बेसिस पे आपको बताता है कि ग्लोबल इकोनॉमी आगे आने वाले समय में किस तरह से परफॉर्म करेगा, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जो है ये 2 बार बनता है साल में, 2 बार रिलीज होता है, एक अप्रैल में, एक सितंबर या फिर अक्टूबर में। पहली बार जो रिलीज हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये 1980 में रिलीज हुआ था।
ये जो है इकोनॉमीज को दो भागों में बांटता है, एक है एडवांस इकोनॉमीज और दूसरा है इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है, ये जो अप्रैल महीने का एनालिसिस है इसको कोऑर्डिनेट किया गया है बाय IMF रिसर्च डिपार्टमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ पियरे ओलिवर गॉरिंकस। ठीक है, नाम में आप ऐसे याद कर लो कि ये गौरी है, गौरी, ठीक है, गॉरिंकस। ठीक है, पियरे ओलिवियर गॉरिंकस। ठीक है, ये IMF इकोनॉमिक काउंसिलर है और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च है। ठीक है, तो इन्होंने ही, इनके लीडरशिप में ही ये वाला रिपोर्ट बनाया है। ठीक है, अभी की हाइलाइट्स में ग्लोबल इकोनॉमी है और इधर इंडियन इकोनॉमी है। ग्लोबल इकोनॉमी में बोला गया है कि IMF जो है अभी रेफरेंस फोरकास्ट को यूज कर रहा है। इट अज्यूम्स दैट एक करंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लिमिटेड रहेगा और कंटिन्यू नहीं रहेगा फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ग्लोबल फोरकास्ट यहाँ पे बताया गया है, अज्यूम कर लेते हैं, है ना। बोला गया है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 3.1% रहेगा 2026 में और 3.2% रहेगा 2027 में। ठीक है, और ये थोड़ा सा कम होने वाला है। ठीक है, इसके बाद फिर अर्ली प्रोजेक्शन क्या रहा है, यानी कि जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अभी जो वॉर चल रहा था, वॉर से पहले इन लोगों ने क्या प्रोजेक्शन किया था। इन लोग बोले थे कि 3.4% ग्रोथ होगा 2026 में और 3.2% ग्रोथ होगा 2027 में। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि अगर आपका एनर्जी प्राइसेस बढ़ा हुआ ही रहे तो उस केस में ग्लोबल ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा, 2.5% रह जाएगा 2026 में और इन्फ्लेशन 5.4% रह जाएगा। अब अगर मान लो कि सीवियर डैमेज हो गया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सीवियर डैमेज हो गया, तो उस केस में ग्लोबल ग्रोथ जो है वो और कम हो जाएगा, 2% रह जाएगा और इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मीडियम टर्म आउटलुक भी बताया गया है कि 2028 से लेकर 31 तक में जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 3.1% एनुअली ग्रो करेगा। ठीक है, जो कि प्री पेंडेमिक एवरेज से कम है। प्री पेंडेमिक एवरेज मतलब कि 2000 से लेकर 2019 का बात करें तो इस बीच में 3.7% से ग्रो कर रहा था और अब जो है धीरे धीरे करके हम लोग कम हो गया है ग्रोथ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया ग्लोबल इकोनॉमी। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्लोबल इकोनॉमी में ही इन्फ्लेशन की बात कहा गया है। इन्फ्लेशन जो है वो 4.1% रहा है 2025 में और 2026 में 4.4% रहा है, 2027 में 3.7% रहेगा। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड का बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड जो है वो 5.1% रहा है 2025 में, 2026 में 2.8% रहेगा और 2027 में 3.8% रहेगा। ठीक, अब सारा डेटा को ध्यान कर पढ़ दिए हैं, अब पढ़ते हैं नॉर्मल। ठीक, ट्रेड जो है ये कम हो रहा है। ठीक है, उसका कारण क्या है, ट्रेड कम होने का कारण था फ्रंट लोडिंग ऑफ ट्रेड। ठीक है, कंट्रीज जो है वो यार एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है गुड्स को अर्लियर देन यूजुअल टू अवॉइड एक्सपेक्टेड टैरिफ इंक्रीज। दिस टेम्परली बूस्टेड अर्लियर ट्रेड ग्रोथ। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए 2025 में 5.1% था, फिर कम होगा, 2026 में 2.8% रहेगा और 2027 में 3.8% रहेगा। ओके, इंडियन इकोनॉमी का बात करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का क्या सीन है, इंडियन इकोनॉमी 2025 में 7.6% से ग्रोथ करेगा, 2026 में 6.5% से ग्रो करेगा और 2027 में 6.5% से ग्रो करेगा। ठीक है, और इंडिया का ग्रोथ का क्या रीजन है वो क्लियरली नहीं बताया है यहाँ पर, लेकिन उसका कारण है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ये एक कारण है और दूसरा कारण है मॉनेटरी सपोर्ट एंड फिजिकल सपोर्ट। ठीक है, मॉनेटरी एंड फिजिकल सपोर्ट, ऐसे आप ध्यान दे दो, मॉनेटरी एंड फिजिकल सपोर्ट। जब मैं रिपोर्ट पढ़ता हूँ ना तब देखता हूँ कि इंडिया यार अच्छा ही काम कर रहा है। ठीक है, देखो जो भी है, अभी मैं आपको बताता हूँ, सरकार बहुत सारा खराब काम भी कर रहा है लेकिन सरकार बहुत अच्छा भी काम भी कर रहा है। ठीक है, और इस बार का जो सरकार ये वाली सरकार है इस पे ना प्रेशर बहुत है, क्योंकि अब जो है जनता जानकार हो गया है। अब अभी का प्रेशर है, सरकार पे प्रेशर है कि सब चीज ठीक करो। ठीक है, मतलब कंपैरिजन में मत ठीक करो, एक्चुअल में भी ठीक करो, हम लोग को एक्चुअल में भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको ठीक करो। तो ठीक है, सरकार देखो कोई भी सरकार होगा ऐसे ही काम करेगा, अ, लेकिन अच्छा काम करना चाहिए। ठीक, चलो चलिए, ये समझ गए हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी समझ गए। ठीक है, अभी देखते हैं रिस्क हाइलाइटेड बाय IMF, IMF के द्वारा क्या क्या रिस्क बताया गया है। ठीक है, तो IMF बोल रहा है कुछ डाउनसाइड रिस्क है, मतलब कि पॉसिबिलिटी दैट इकोनॉमिक कंडीशंस में बिकम वर्स देन एक्सपेक्टेड। इसके बाद अपसाइड रिस्क का मतलब कि ये पॉसिबिलिटी है कि जो इकोनॉमिक आउटकम्स है वो बेटर हो सकता है देन एक्सपेक्टेड। तो डाउनसाइड रिस्क क्या है, यानी कि क्या क्या ऐसा कंडीशन है जो कि खराब हो सकता है, क्या क्या है। पहला कि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से ग्रोथ कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और करेंसीज भी वीक हो जाएगा और इसकी वजह से हो सकता है कि एनर्जी क्राइसिस भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ बैरियर आ रहा है, नॉन टैरिफ बैरियर भी आ रहा है, इसकी वजह से ट्रेड और सप्लाई चेन जो है इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद हाई पब्लिक डेट और फिजिकल स्ट्रेस, अगर ये होता है तो ये बोरोइंग कॉस्ट बढ़ा देगा
और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लेके आ जाएगा। इसके बाद अगर आप एआई को ओवर एस्टिमेट कर पा रहे हो तो उस केस में बाद में क्या होगा कि स्टॉक मार्केट का करेक्शन होगा और बहुत सारे लोगों को लॉसेस होगा और बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ है कि इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट भी गिर सकता है। जैसे मान लो कि अभी क्या है, आपको आरबीआई पे भरोसा है कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है आरबीआई, अगर ये ट्रस्ट आपका गिर जाए, क्योंकि ये रिस्क है कि ऐसा हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट गिर जाए लोगों का, ठीक है। यानी कि आपको आरबीआई पे ट्रस्ट गिर रहा है कि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा हो गया तो उस केस में फिर जानते क्या होगा, आप लोग पैसा खर्चा ही नहीं करेंगे, अपना अपना पॉकेट में ही पैसा रखेंगे, आप पैसा खर्चा ही नहीं करेंगे, आप सेविंग करने लगेंगे। और जब आप पैसा खर्चा नहीं करेंगे तो ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा और उस समय रिसेशन आ जाएगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जैसे ही ट्रस्ट खत्म होगा तो वो हो सकता है कि इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दे और कैपिटल आउटफ्लो को भी बढ़ा दे, ठीक है। हमारे अगर ऐसे ही आरबीआई पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा तो जो भी फॉरेन मनी यहाँ पर आया हुआ है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट भी अपना निकाल करके चला जाएगा, तो एफपीआई भी खत्म हो जाएगा, तो हम लोग का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये सब है आपका डाउन साइड रिस्क, आपको क्लियर हो गया। अपसाइड रिस्क का बात करते हैं कि क्या अच्छा हो सकता है। भाई पॉजिटिविटी ढूंढो, हर जगह आप खुश रहोगे, ठीक है। अपसाइड रिस्क क्या क्या है, ठीक है। एआई ड्रिवन प्रोडक्टिविटी गेन्स में बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल ग्रोथ। हम लोग बोल रहे हैं कि एआई जो है हम लोग ओवर एस्टिमेट कर ले रहे हैं, अंडर एस्टिमेट भी तो कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है उससे भी ज्यादा ग्रो कर जाए। अगर एआई उससे भी ज्यादा ग्रो कर जाएगा तो इन्वेस्टमेंट और सारा आएगा कंट्री में, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारा करेंसी भी अच्छा होगा और ग्लोबल ग्रोथ भी होगा। साथ में क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, बेटर रेगुलेशन कैन इंप्रूव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अभी इतना प्रॉब्लम में बहुत सारा कंट्री ऐसा सोच सकता है कि हम लोग कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आते हैं, क्योंकि आपदा में ही अवसर होता है। जब आपको कुछ क्राइसिस होता है तभी आप सोचते हैं कि क्राइसिस को ठीक करने के लिए हम लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जब भी मन खराब हो तभी आप सोचो कि ये जो है एक अवसर है कि आपको किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप आगे आने वाले जितना भी प्रॉब्लम है उससे आप लड़े और वहां पर जीत हासिल करें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म बहुत सारा कंट्री कर सकता है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट कर सकता है, इनोवेशन कर सकता है, बटर रेगुलेशन लेके आ सकता है, ताकि वो लोग फिर लंबे समय तक ग्रो करते थे, ठीक है। इसके बाद टैरिफ को कम भी हो सकता है टैरिफ, और ट्रेड में प्रोग्रेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब अपसाइड रिस्क है, समझ गया। अभी यहाँ पर कुछ मेजर्स है जो कि आईएमएफ के द्वारा रिकमेंड किया गया है। पहला क्या है, बैलेंसिंग करंट पॉलिसी चैलेंजेस। इसमें बोल रहा है कि पॉलिसी मेकर को ना, जो भी पॉलिसी मेकर्स है उनको इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और ग्रोथ सपोर्ट भी करना पड़ेगा। यानी ग्रोथ को भी बूस्ट करो और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखो, ठीक है। इसके बाद जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उनको भी हेल्प करो, लेकिन विदाउट वीकनिंग फिजिकल स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि फ्री बी के चक्कर में सरकार सारा पैसा खर्चा कर रहा है, ये भी नहीं करना चाहिए। वल्नरेबल ग्रुप्स को भी प्रोटेक्ट करो, लेकिन विदाउट वीकनिंग आवर फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, फिजिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक पॉलिसी मेजर शुड बी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज। कंट्रीज को ना डेटा के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आना चाहिए, ठीक है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लेकर के आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर सुपरविजन होना चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस रहे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बना रहे। मान लो कि जो भी एनबीएफसी है, बैंक है, अगर इन लोगों पे हम लोग अच्छे से फोकस करके रखे हुए हैं तो इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल आराम से कर पाएंगे, ठीक है। और इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो बाहर से और इन्वेस्टमेंट आएगा, एफपीआई आएगा, एफडीआई आएगा, और हमारा कंट्री वापस से ग्रो कर पाएगा। किसी का भी कंट्री ग्रो कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इंडिया इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ठीक से लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल सेक्टर का सुपरविजन अच्छे से कराना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखना पड़ेगा। इसके बाद प्रमोटिंग मीडियम टर्म ग्रोथ। मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए आपको कुछ बिजनेस रेगुलेशन लाना है तो वो लेकर के आओ, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छे हो सके। उसके बाद फिर स्किल डेवलपमेंट करवाओ, लेबर मार्केट के लिए रिफॉर्म्स लेकर के आओ, हायर इन्वेस्टमेंट लगाओ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ये सब काम करो, ठीक है। तो देखोगे तो ये सब इंडिया कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर एड्रेसिंग डेमोग्राफिक एंड क्लाइमेट चैलेंजेस। डेमोग्राफिक का मतलब कि जो भी ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए पेंशन के लिए रिफॉर्म्स लेकर के आओ, ठीक है। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर वुमेन्स को भी इंक्लूड करो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर क्लाइमेट को अडेप्ट करो, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करो, ठीक है। फिर इसके बाद फिर दोस्ती करो, कह दो कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दुश्मन हो,
समझ में आ गया आपको? तो बस ये हमारा यहाँ डन हो गया, बस डन। ओके, इसको फटाफट अगर एक बार रिवीजन करते हैं तो डन हो जाएगा। ओके, चलो हम लोग समराइज करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को। ठीक है, देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है समझो, इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड का इकोनॉमी किस तरह परफॉर्म कर रहा है उसका हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, उसका हम लोग आउटलुक कर रहे हैं ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये जो रिपोर्ट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर आरबीआई ग्रेड बी। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? आईएमएफ रिलीज करता है इसको। आईएमएफ फोरकास्ट करता है ग्लोबल इकोनॉमी का, और इस रिपोर्ट को लेकर के आता है साल में 2 बार, एक अप्रैल महीने में और एक सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में। ठीक है, और आईएमएफ जो है ग्लोबल इकोनॉमी जब फोरकास्ट कर रहा होता है तो वो सारे इकोनॉमीज को 2 भागों में बांटता है, एक एडवांस्ड इकोनॉमीज और दूसरा इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है, तो एडवांस्ड इकोनॉमीज के अंदर जापान आ गया, यूएसए आ गया, और इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर चाइना आ गया, इंडिया आ गया, ये सब आ गया। ठीक है, इस बार जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया है उसका टाइटल इन्होंने रखा है ग्लोबल इकोनॉमी इन द शैडो ऑफ वॉर। वॉर जो चल रहा है उसके इर्द गिर्द में ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। तो ये है 2026 टाइटल ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस फॉरकास्ट दिया है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉरकास्ट नहीं है, ये रेफरेंस फॉरकास्ट है। रेफरेंस फॉरकास्ट का मतलब कि आईएमएफ यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वॉर चल रहा है ना, वॉर इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है, ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, खत्म हो जाएगा, यही साल लगभग लगभग डन हो जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसको अज्यूम करते हुए ये फॉरकास्ट है। ठीक है, यानी हम लोग ये रेफरेंस ले रहे हैं कि ज्यादा दिन तक वॉर नहीं चलेगा, वॉर ठीक हो जाएगा, उसके हिसाब से फॉरकास्ट क्या है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कुछ बात कहा गया है और इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ बात कहा गया है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कुछ बात कहा गया है, कुछ इंडियन इकोनॉमी के लिए बात कहा गया है। इसके बाद अ, इसके बाद फिर कुछ रिस्क है, ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ रिस्क है, इसके बारे में बात कहा गया है, और रिस्क से बचने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दे रहा है वो भी यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को पहले, फिर इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, फिर रिस्क देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमी को देखो, तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ किस तरीके का होने वाला है। तो जब वॉर नहीं हुआ था उससे पहले आईएमएफ बोल रहा था कि 2026 में ग्रोथ होगा 3.4% और 2027 में ग्रोथ होगा 3.2%। अब जब वॉर हो गया है, अब क्या फोरकास्ट दे रहा है आईएमएफ? 2026 में 3.1% का ग्रोथ होगा ग्लोबल ग्रोथ, और 2027 में आपका 3.2% का ग्रोथ होगा। ठीक है, अगर एनर्जी प्राइसेस जो है वो बढ़ते रह गया, अगर एनर्जी प्राइस बढ़ गया और बढ़ गया तो उस केस में जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, ग्रोथ 2.5% रहेगा, और इन्फ्लेशन जो है वो 5.4% रहेगा ये 2026 में। ठीक है, दोनों 2026 का बात हो रहा है। इसके बाद अगर मान लो कि एनर्जी प्राइस बढ़ गया तो ग्रोथ भी कम हुआ और इन्फ्लेशन बढ़ गया। लेकिन अगर एनर्जी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से आपका क्रूड ऑयल आता है, तो क्रूड ऑयल जहां से आता है वहीं पर कुछ डैमेज हो गया, मान लो कि जो पोर्ट से क्रूड ऑयल आता था, एनर्जी आता था, वही पोर्ट टूट गया, पोर्ट में डैमेज हो गया, या फिर जहां पर हम लोग स्टोर करके रखे थे वही डैमेज हो गया। अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई डैमेज होता है तो उस केस में ग्रोथ जो है वो और कम हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा 2% सिर्फ, और इन्फ्लेशन तो और भाग जाएगा, 6% प्लस हो जाएगा, अब 6% चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद मीडियम टर्म आउटलुक के बारे में बात कहा गया है कि 2028 से लेकर के 31 के बीच में जो ग्लोबल ग्रोथ रहेगा वो 3.1% रहेगा। प्री पैंडेमिक जो है हमारा ये जो ग्रोथ है 3.7% करके हुआ करता था, तो अभी जो है ग्लोबल ग्रोथ एनुअली अब कम हो गया है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, समझ गए। ग्लोबल इन्फ्लेशन का बात करें तो 2025 में 4.1% रहा इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन। 26 में ये बढ़ेगा 4.4% हो जाएगा, और फिर 2027 में फिर ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वॉर की वजह से ये बढ़ेगा और वॉर कम हो जाएगा तो फिर ये इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, 2025 में अभी वॉर हुआ था ना, तो उसका तो इफेक्ट 2026 में दिखेगा, इसे 2026 में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वॉर है ये खत्म हो जाएगा 2027 में, फिर इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा, सिचुएशन विल गेट बेटर, प्राइसेस विल गेट नॉर्मल। ओके, अब ग्लोबल ट्रेड का बात करते हैं। तो ग्लोबल ट्रेड जो है 2025 में 5.1% से ग्रो किया है, 2026 में 2.8% ही ग्रो करेगा, 2027 में 3.8% ग्रो करेगा। ठीक है, यानी 2025 में ही वॉर हुआ है और उसी समय में 5.1% का ग्रोथ भी हो गया। ये कैसे हुआ है? देखो, टैरिफ का चिंता से बहुत सारा कंट्री जो है वो पहले ही इंपोर्ट कर रहा था, फ्रंट लोडिंग कर लिया था इंपोर्ट का, तो जब फ्रंट लोडिंग करेगा इंपोर्ट का तो ट्रेड तो बढ़ ही जाएगा, इसलिए 2025 में ट्रेड बहुत बढ़ गया था। अब चूंकि 2025 में ट्रेड बहुत बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली है कि 2026 में थोड़ा ट्रेड कम होगा,
इसलिए 2026 में ट्रेड 2.8% रहेगा और 2027 में 3.8% रहेगा। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमी आप समझ लिए। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात सुन लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या बोला है भाई? इंडियन इकोनॉमी के बारे में बोला है कि इंडिया इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी रहने वाला है। तो इंडियन इकोनॉमी विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। यहाँ पर बोला गया कि 2025 में 7.6% का ग्रोथ है इकोनॉमी का, और 2026 में 6.5% रहेगा, 2027 में 6.5% रहेगा इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है नरेंद्र मोदी। इसका कारण कौन है? तो इसका कारण है कि आईएमएफ बोल रहा है कि हम लोग ना पहले भी सोचे थे कि ये लोग थोड़ा सा कम ग्रो करेगा, इंडिया थोड़ा कम ग्रो करेगा, लेकिन इंडिया ज़्यादा ग्रो कर गया है। तो वही आईएमएफ बोल रहा है कि 2025 जो है उसका बेटर परफॉर्मेंस रहा है एज कम्पेयर टू आवर एक्सपेक्टेशन। इसीलिए हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो ग्रोथ है ये 2026 में भी आगे बढ़ेगा और कैरी फॉरवर्ड होगा। 2026 में और ग्रो करने का एक और कारण है कि जो यूएस टैरिफ है ये भी कम हो गया है। ठीक है, तो ये बोला रहा है, ये रीजन है। ओके, मेन रीजन है कि हमारे देश में ना डोमेस्टिक इकोनॉमी बढ़ रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोग बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, तो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। अगर आपने एनुअल रिपोर्ट पढ़ा है तो आपको मालूम है कि क्यों बढ़ रहा है हमारा इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी समझ लिए, ग्लोबल इकोनॉमी समझ लिए। अभी आते हैं हम लोग कि आईएमएफ क्या क्या रिस्क के बारे में बात किया है, हमारे दुनिया के अंदर क्या क्या रिस्क आ सकता है। तो कुछ डाउनसाइड रिस्क है, यानी कि क्या क्या नेगेटिव हो सकता है, और कुछ अपसाइड रिस्क है, कुछ पॉजिटिव भी तो हो सकता है, क्योंकि आपदा में ही अवसर मिलता है, तो कुछ हम लोग पॉजिटिव भी कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि नेगेटिव क्या क्या करते हैं, फिर पॉजिटिव देखेंगे। ठीक, पहले नमक खा लेते हैं, फिर आराम से मस्त मस्त चीनी खाएंगे, है ना। पहले डाउन साइड रिस्क देखते हैं, क्या क्या रिस्क आ सकता है। जियो पॉलिटिकल टेंशन जो अभी चल रहा है, ये टेंशन और भी बढ़ सकता है। एक कंट्री दूसरा कंट्री के साथ झगड़ा कर सकता है, दूसरा कंट्री तीसरा कंट्री के साथ झगड़ा कर सकता है। ठीक है, तो ये सब काम कर सकता है। अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ कम होगा, ट्रेड भी कम होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम होगा। दूसरा, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, मतलब कि अगर हर कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने करेगा, तो वो क्या करेगा? दूसरा कंट्री के साथ ज़्यादा ट्रेड नहीं करेगा, दूसरा कंट्री का जो सामान आएगा उसको टैरिफ लगा देगा, और तो इससे क्या होगा? ट्रेड कम होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा क्योंकि टैरिफ लगा दे रहा है, और ग्रोथ कम हो जाएगा। तो राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म दूसरा कारण है। तीसरा कारण है हाई पब्लिक डेट। बहुत सारा कंट्री जो है इस समय क्राइसिस के समय में पब्लिक डेट लेता है, यानी कि लोन लेता है। ठीक है, तो बहुत सारा कंट्री का गवर्नमेंट अगर लोन लेगा, तो अगर लोन लेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर मान लो सरकार लोन लेगा, सब तो सरकार को लोन देने लगेगा, बैंक लोग भी सरकार को लोन देने लगेगा, तो सरकार को लोन देने लगेगा तो बैंक के पास फंड कम रहेगा, और फंड कम होने लगेगा तो बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया बैंक, तो जो नॉर्मल इंसान है, प्राइवेट लोग है, प्राइवेट लोग तो लोन नहीं ले पाएगा। अगर प्राइवेट लोन नहीं ले पाएगा तो वो आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ग्रोथ कम हो जाएगा। यानी सरकार का तो लोन लोन का ये बढ़ जाएगा ना, सरकार का भी लोन का बर्डन बढ़ जाएगा, और हम लोग का जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगा। तो हाई पब्लिक डेट से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक रिस्क है। ठीक है, ये भी एक रिस्क है। इसके बाद ओवर एस्टिमेशन ऑफ एआई गेन। अब देखो, एआई को लेकर के अगर लोग सोच रहे हैं कि बहुत ग्रो करेगा, बहुत ग्रो करेगा, छोटा छोटा जो एआई टूल्स बना रहा है उस कंपनी को भी अगर मान लो कि हम लोग बहुत बूस्ट कर दे रहे हैं, उन कंट्रीज में हम लोग मतलब उस इन्वेस्टमेंट हम लोग ज़्यादा कर दे रहे हैं एआई को लेकर के, और उतना रिटर्न नहीं निकल के आ पा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होगा? स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा तो वेल्थ खत्म हो जाएगा, बहुत सारा वेल्थ खत्म हो जाएगा। इंडिया में जो पैसा आया है वो पैसा वापस चला जाएगा दूसरे कंट्री में, हमारा करेंसी वीक हो जाएगा। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम लोग एआई गेन्स का ओवर एस्टिमेशन कर लिए हैं, यानी एआई से कितना फायदा होगा इसको हम लोग ओवर एस्टिमेट कर लिए हैं। तो ये सब 4 प्रॉब्लम है जो कि आ सकता है। ठीक है, अपसाइड रिस्क क्या क्या है, यानी कि कुछ अच्छा भी तो हो सकता है, आपदा में कुछ तो अवसर होगा। क्या अवसर है? पहला, कि जो एआई प्रोडक्टिविटी हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ओवर एस्टिमेट कर लेंगे, ऐसा तो हो सकता है कि हम लोग ओवर एस्टिमेट ना कर रहे हो, हम लोग एक्चुअली में जो सोच रहे हैं वही हो। तो एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है ना, एआई से लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आ सकता है। जब आदमी को प्रॉब्लम आता है, जब क्राइसिस आता है, तो क्या होता है? बहुत सारा कंट्री ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आता है।
ठीक है, जब इंडिया में भी क्राइसिस आया था 1991 में, तब हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए थे और उसके वजह से फिर हम लोग आगे बढ़ते ही गए। तो उसी तरीके से बहुत सारे कंट्री में जब प्रॉब्लम आता है तो वहां पर स्ट्रक्चर रिफॉर्म भी आता है। तो हो सकता है कि बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इनोवेशन आए, स्किल डेवलपमेंट हो जाए, बहुत सारे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आए ताकि बिजनेस भी आगे ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद फिर हो सकता है कि सबके बीच में जो मन मुटाव है वो ठीक हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, तो उस केस में टैरिफ ठीक हो जाएगा और बेटर ट्रेड नेगोशिएशन हो पाएगा, तो हमारा देश और दूसरे का भी देश, तीसरे का भी देश फल फूल सकेगा। ठीक है, तो ये सब रिस्क हो गया, एक डाउन साइड रिस्क और ये अप साइड रिस्क। क्लियर। अभी देख लेते, कुछ रिकमेंडेशन भी दिया गया था। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया भाई, क्या क्या ज्ञान दिया गया है? पहला बोला गया है कि आप लोग जो है वो करंट पॉलिसी चैलेंज को बैलेंस करो, मतलब कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करो और ग्रोथ को भी पुश करो। आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग ग्रोथ के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो ग्रोथ को भी पुश करना है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। इसको देखते हुए ही हम लोग बैलेंस करना पड़ेगा जो अभी जो पॉलिसी है उसको। तो करंट पॉलिसी चैलेंज जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे और ग्रोथ भी बढ़ता रहे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को डोमेस्टिक पॉलिसी जो है उसको स्ट्रेंथन करना होगा, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो भी हम लोग लेकर के आएंगे वो क्रेडिबल मॉनेटरी पॉलिसी होना चाहिए, यानी कि डेटा के बेस पे ही मॉनेटरी पॉलिसी होना चाहिए। दूसरा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग जो है डॉलर का दाम बढ़ रहा है ना, तो डॉलर का दाम बढ़ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर को बेच दे रहे हैं ताकि डॉलर का सप्लाई भी बढ़े वर्ल्ड इकोनॉमी में और डॉलर का दाम गिर जाए। तो अगर हम लोग ये करने जाएंगे और अगर हम लोग ओवर कर दिए तो हम लोग सारा डॉलर कहीं बेच देंगे तो भाई हम लोग दिक्कत पड़ जाएंगे। तो हम लोग को उसमें भी बैलेंस रखना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को कुछ डॉलर तो बेचना होगा ताकि हम लोग का करेंसी वीक ना हो जाए, लेकिन सारा भी नहीं बेचना होगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो करना पड़ेगा कंट्रीज को। ठीक है, इसके बाद मीडियम टर्म ग्रोथ प्रमोट करना पड़ेगा, जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आने पड़ेंगे ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आगे बढ़े, स्किल डेवलपमेंट लोगों का हम लोग कराना होगा, लेबर मार्केट के अंदर रिफॉर्म्स लेकर के आना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, डिजिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो धीरे धीरे करके लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ग्रोथ भी ऊपर होगा, ग्रोथ भी होगा, धीरे धीरे करके फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये होगा। तो मीडियम टर्म ग्रोथ करने के लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि डेमोग्राफिक और क्लाइमेट चैलेंज को भी एड्रेस करो। ठीक है, डेमोग्राफिक का मतलब कि आपके देश में जो जनता है वो कैसा है, मान लो कि इंडिया के केस में इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है, तो यूथ को जॉब दो, ये काम आपका होना चाहिए। या फिर आपके कंट्री के अंदर यूथ नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं, तो बुजुर्ग लोग के लिए पेंशन का रिफॉर्म्स लेकर के आओ, ये बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद फिर वुमेन को प्रमोट करो पब्लिक सॉरी वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर, लेबर फोर्स में ज्यादा से ज्यादा वुमेन को लेकर के आओ, है ना। इसके बाद क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करो, यानी कि आप देख पा रहे हो कि क्लाइमेट चैलेंज हो रहा है, क्लाइमेट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्लीन एनर्जी को यूज करो ना, सोलर एनर्जी को यूज करो, विंड एनर्जी को यूज करो, ये सब को यूज करो। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर। उसके बाद क्लाइमेट एडेप्टेशन करो, यानी कि आपको पता है कि डिजास्टर हो सकता है, तो आप डिजास्टर से बचने के लिए पहले से ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाओ कि वो डिजास्टर्स को कई हद तक मैनेज कर सके। ठीक है, तो क्लाइमेट का एडेप्टेशन करो। इसके बाद लास्ट बोल रहा है कि दोस्ती करो दोस्त, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, दोस्ती करो, ये बोल रहा है। पांचवा, रिस्टोर इंटरनेशनल कॉपरेशन, ट्रेड बैरियर जो आप लोग चालू कर रहे हो, ट्रेड बैरियर कम करो, नॉन ट्रेड बैरियर जो है वो भी कम करो। ठीक है, और ग्लोबल पॉलिसी कोऑर्डिनेट करो और कोशिश करो कि जो ट्रेड रूल्स है डब्ल्यूटीओ के साथ मिल करके ट्रेड रूल्स को और भी मॉडर्नाइज करो। ये सब रिकमेंडेशंस भी आया। ठीक है, तो आप रिकमेंडेशंस भी देख लिए और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को आप पूरा समझ लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, क्योंकि आया होगा, अगर आया है तो लाइक कर दो दोस्त, लाइक से पीछे मत हटो, पाप के भागी क्यों बन रहे हो, लाइक कर दो और कमेंट करो। आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे अच्छा फील देता है अंदर से। ठीक है, और हमको एनर्जी भरता है कि मैं आपके लिए और काम करूँ, तो आप कमेंट जरूर करो, मैं आपका कमेंट के भरोसे बैठा हुआ हूँ। इसके बाद आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा, मतलब आपके दोस्तों को बहुत फायदा मिलेगा और आपको भी मिलेगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप दूसरे का मदद करोगे तो भगवान आपको मदद करेगा। इसके बाद फिर आप सब्सक्राइब करके रखो हमारे चैनल को, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन नियर फ्यूचर। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।